स्टूडेंट्स, हेलो स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूं क्लास 11th का। जो आपने चैप्टर का नाम पढ़ा होगा, लॉज ऑफ मोशन। चैप्टर का नाम लॉज ऑफ मोशन। बच्चे समझते हैं सर हमें मोशन के लॉज पढ़ने हैं, जो हम 9th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ। इट्स वेरी क्लियर, यस वही पढ़ना है। लेकिन आप इसमें मत खुश हो जाइए कि हमें वही पढ़ना है। लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत होगी, लेकिन इसका जब अंत होगा तो आप देखना इसके अंदर कितने सारे अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स होंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स हमारी डेली लाइफ से जुड़े होंगे, तो समझने में बहुत मजा आएगा। आप इंजॉय करोगे इस चैप्टर को, ये मेरा कमिटमेंट है। तो लेट्स वी स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। चलो स्टार्ट, तैयार हो जाओ। लॉज ऑफ मोशन की शुरुआत होती है जिस टॉपिक से, उस टॉपिक का नाम है बच्चों लीनियर मोमेंटम। कोई आपसे पूछता है कि ये लीनियर मोमेंटम क्या चीज है सर, बताएं आप, समझाएं। तो आपको ये बात अच्छे से पता है बच्चों कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट मूव, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन करता है, मूव करता है, तो उसके पास मोमेंटम होता है। चाहे वो लिविंग ऑब्जेक्ट हो, नॉन लिविंग हो, इफ एनी ऑब्जेक्ट इज इन मोशन दैट ऑब्जेक्ट विल हैव मोमेंटम। अब मोशन में भी दो टाइप होते हैं। एक होता है लीनियर मोमेंटम, जो लीनियर मोशन में डिफाइन होता है। एक होता है एंगुलर मोमेंटम, जो डिफाइन होता है एंगुलर मोशन में। एंगुलर मोशन इट मींस रोटेशन में, सर्कुलर मोशन में। वो हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 7 में। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5 जो लॉज ऑफ मोशन है। इसमें हम पढ़ेंगे लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज डिफाइंस, सुनना जो मैं बोल रहा हूं ध्यान से, इट ऑलवेज डिफाइंस व्हाट आई एम राइटिंग, एबिलिटी ऑफ लीनियर मोशन। इसको ध्यान रखना बच्चे। लीनियर मोमेंटम ऑलवेज डिफाइंस एबिलिटी ऑफ लीनियर मोशन। अगर कोई ऑब्जेक्ट लीनियर मोशन में है तो उसकी क्या एबिलिटी है मूवमेंट की, कितनी एबिलिटी है, दैट इज डिफाइंड बाय लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोशन की एबिलिटी लीनियर मोमेंटम, और इसे इंडिकेट करते हैं P से। एंड द फॉर्मूला ऑफ दिस लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। जो वेक्टर होते हैं उसके ऊपर एरो साइन भी रखा जाता है, मतलब जिसकी डायरेक्शन होती है। मास के ऊपर नहीं रख रहा हूं बिकॉज दिट इज नॉट वेक्टर। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ, कीप इन माइंड, this is the formula of linear momentum, mass into velocity. And what is linear momentum? Once again I am repeating, it defines ability of linear motion. जिस बॉडी के पास जितना ज्यादा linear momentum उतनी ज्यादा ability, क्या, linear motion की, indicated by P, vector तो arrow sign, formula is mass into velocity. अब बात करते हैं सर इसकी यूनिट भी बता दो आप। चलो मैं यूनिट भी बता देता हूं। इसकी यूनिट होगी, ये तो आप तेज हो खुद से बता सकते हो, मास की यूनिट होती है किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, तो केजी मीटर पर सेकेंड। दिस इज द यूनिट ऑफ लीनियर मोमेंटम, दैट इज योर लीनियर मोमेंटम, दैट्स ओवर। अब हम जब ने लीनियर मोमेंटम हमने पढ़ लिया, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं, क्योंकि लीनियर मोमेंटम से शुरुआत करनी पड़ती है। अब बोलोगे सर आपने तो धोखा दे दिया हमें। नहीं धोखा दिया। आप तो बोलोगे सर आपने लॉज ऑफ मोशन लिखा, पढ़ाने लगे लीनियर मोमेंटम, ये क्या बात है। नहीं, हम आ रहे हैं लॉज ऑफ मोशन में, आ गए। न्यूटन का नाम सुनते ही दिमाग में खलबली मच जाती। कोई बच्चे मुझे बोलते हैं सर न्यूटन नहीं होता तो कितना अच्छा होता, फिजिक्स ही नहीं होती। लेकिन न्यूटन नहीं होता तो लॉज ऑफ मोशन नहीं होता, न्यूटन नहीं होता तो ग्रेविटेशन नहीं होता। न्यूटन एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने हर फील्ड में अपने लॉज दिए। तो हमें न्यूटन को पढ़ना है, उनके लॉज को समझना है। स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स का जो फर्स्ट लॉ है वहां से शुरुआत करते हैं। न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ को हम कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। द फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। अब लोग बोलते हैं कि सर लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है। इनर्शिया पहले समझाओ, इनर्शिया क्या है, व्हाट इज इनर्शिया। तो इनर्शिया समझने से पहले आपको मैं बताऊं, इनर्शिया के बारे में समझने से पहले थोड़ा फोर्स की जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि बिना फोर्स के आप इनर्शिया नहीं समझ सकते। तो फोर्स के बारे में न्यूटन ने ही बताया था कि फोर्स जो होता है
वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, फोर्स होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। तो कैसे लिखेंगे? डी, डी फॉर चेंज। कभी भी डी लग जाए इट मीन्स चेंज। डीपी, चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू टाइम, दिस इज कॉल्ड फोर्स। जिसको कहते हैं फोर्स का फॉर्मूला। यह भी न्यूटन ने बताया था सेकंड लॉ में, वो मैं बाद में बता दूंगा, बट अभी जरूरत है पहले बता देता हूं। तो ये जो है ये आपका फॉर्मूला है किसका? फोर्स का। व्हाट इज फोर्स? फोर्स का ये फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला। फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। हाउ वी कैन डिफाइन रेट ऑफ चेंज? पहले चेंज, डीपी, डी फॉर चेंज विद रिस्पेक्ट टू चेंज ऑफ टाइम, बन गया पूरा रेट ऑफ चेंज किसका? लीनियर मोमेंटम का। दैट इज फोर्स। और अगर फोर्स का मैं थ्योरेटिकल डिफिनेशन बताऊं तो आप बताओगे सर ये जो फोर्स होता है ये क्या है सर? ये दो फॉर्म में होता है। एक फॉर्म इसका होता है पुल और एक फॉर्म होता है पुश। फोर्स के दो फॉर्म होते हैं, एक तो पुल के फॉर्म में लगता है और एक पुश के फॉर्म में लगता है। और फोर्स के बारे में सीख लो। फोर्स के बारे में यह भी बताना अगर आपसे कोई पूछे कि फोर्स एक वो एक्सटर्नल एजेंट है, बाहरी सोर्स है, जो किसी भी बॉडी पे अगर लग जाए तो लगने के बाद बॉडी की शेप, याद रखना बॉडी की शेप, बॉडी की साइज, बॉडी की पोजीशन, तीन चीज के बारे में याद रखना। फोर्स एक ऐसा एक्सटर्नल एजेंट है जो बॉडी की शेप, बॉडी की साइज और बॉडी की पोजीशन को या तो चेंज कर देता है या चेंज करने की कोशिश करता है। आइदर इट चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन और इट ट्राई टू चेंज द शेप, साइज एंड पोजीशन। एंड what are the forms of force? Pull and push. What are the mathematical formula of the force? This is important. Rate of change of linear momentum. This is all about the force. Force are external agent which changes or try to changes what? Shape, size and position. Force दो फॉर्म में होता है बेटा, pull and push. Force का mathematical definition, rate of change of linear momentum. Linear momentum means mass into velocity. सब कुछ आपके सामने है। तो ये फोर्स के बारे में मैंने आपको पहले समझा रहा हूं, फोर्स होता क्या है इसके बारे में जानकारी दे रहा हूं मैं। तो अब मैं आपसे एक बात करूंगा और मुझे आप बताएंगे। तो ये तो आपने फोर्स के बारे में इतनी सारी चीजों को जाना और इसके डेफिनेशन को आपने समझा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से। तो अभी हमने आपको जो पढ़ाया 2 मिनट पहले, वो फोर्स के बारे में आपको समझाया कि देखो फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है dp, चेंज ऑफ मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इससे तो नहीं परेशान हो रहे? एरो क्यों रख रहा हूं? डायरेक्शन तो एरो रख रहा हूं और कोई वजह नहीं है। क्या मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूं, कुछ चीज सिखाना चाह रहा हूं। क्या मैं लीनियर मोमेंटम को, अभी मैंने क्या लिखा था 2 मिनट पहले, मास इंटू वेलोसिटी। मैंने कुछ नहीं किया, p को मास इंटू वेलोसिटी लिख दिया। और आप जानते हो मास में कभी चेंज नहीं आता, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसमें अगर चेंज आप ले भी रहे हो, फॉर्मूले में अगर आ भी गया, परेशान नहीं होना, मास को बाहर कर लेते हैं, बिकॉज मास नेवर चेंजेस। तो क्या हो गया बताना? dv/dt, चेंज इन वेलोसिटी एंड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और आप जानते हो, आपने पढ़ा होगा, मुझे पता है, या आप पहले भी जानते हो, मैं काइनेमेटिक्स वाले वीडियोस में आप देखना, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम ये बन जाता है व्हाट बताना? एक्सेलरेशन ए। तो जैसे ही ये एक्सेलरेशन बन गया बेटा, वैसे ही फोर्स का एक नया फॉर्मूला बन गया, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो अब आपको मैं बता दूं, ये दोनों के दोनों फॉर्मूले फोर्स के ही हैं, याद रखना। तो अब फोर्स के बारे में एक बार कंफ्यूजन दूर करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच चेंजेस द शेप, साइज एंड पोजीशन ऑफ द बॉडी और ट्राई टू चेंजेस, नहीं चेंज करेगा तो कोशिश भी करेगा, शेप, साइज एंड पोजीशन। फोर्स के दो फॉर्म, पुल एंड पुश। फोर्स का मैथमेटिकल फॉर्मूला रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। p को, मोमेंटम को खोल दो, लीनियर मोमेंटम को, मास इनटू वेलोसिटी। मास इज कांस्टेंट, नेवर चेंजेस, मास को बाहर लाओ,
बच गया चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला आ गया मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दीज आर द फॉर्मूला ऑफ द फोर्स। ये तो पहले फोर्स के बारे में जानकारी दे दी, लेकिन मैं तो पढ़ाना चाहता था लॉज ऑफ मोशन, आ गया फोर्स में, फोर्स की जरूरत थी इसलिए आया। अब देखो पहला लॉ जो है जिसको मैं कह रहा था न्यूटन का फर्स्ट लॉ फोर्स समझने के बाद, दैट इज लॉ ऑफ इनर्शिया। दोबारा लिख दूं, मैं पहले भी लिखा था मैंने, अब मैं दोबारा इसको लिख दूं। दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है जरा समझना। लॉ ऑफ इनर्शिया ये है, न्यूटन ने क्या बताया कि अगर किसी भी बॉडी पे ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है जो मैं पढ़ा रहा हूं, इस फोर्स को हम कौन सा फोर्स कहते हैं? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल कहते हैं, हालांकि लोग नहीं लिखते हैं, बट ये एक्सटर्नल होता है, बाहर से लगता है, इंटरनल फोर्स नहीं होता। ये इंटरनल फोर्स न्यूटन ने नहीं बताया, न्यूटन ने एक्सटर्नल फोर्स बताया जो बाहर से लगता है बॉडी पे, नॉट इंटरनल फोर्स, नॉट फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज डिफरेंट फोर्स। ये नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स न्यूटन ने बताया। हम जो केमिस्ट्री में पढ़ते हैं वंडर वाल फोर्स वगैरह वगैरह, वो फोर्स नहीं, दीज आर द एक्सटर्नल फोर्स। तो एक्सटर्नल फोर्स का फॉर्मूला जो आपने देखा मास इनटू एक्सेलरेशन या रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो न्यूटन ने ये बताया कि अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, अगर ये एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो जाए, मतलब बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स लगे ही ना, जीरो हो जाए, तब उन्होंने कहा इसका क्या मतलब है। उन्होंने कहा कि अगर किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करेगा तो वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट पोजीशन में ही रहेगी, और अगर मोशन में है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी। दो बातें बताई न्यूटन ने। बताया कि अगर कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे, करे ही ना, फोर्स लगे ही ना, तो बॉडी अपने पोजीशंस को मेंटेन करती है। अगर वो रेस्ट में है तो पूरे जीवन रेस्ट में रहेगी, कोई नहीं उसे हिला सकता। और अगर मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में है, तो अंत तक वो यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी, उसे कोई रोक नहीं सकता, ना हम रोक सकते ना आप रोक सकते। इसी को कहते हैं इनर्शिया। ये प्रॉपर्टी होती है इनर्शिया, कि अगर कोई बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है तो बॉडी अपनी पोजीशंस को मेंटेन करेगी, रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, तब तक जब तक भी उस पर कोई बाहरी फोर्स काम ना करे। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया एंड दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। इसी को कहते हैं इनर्शिया एंड लॉ ऑफ इनर्शिया। ये बात किसने बताई? न्यूटन ने अपने फर्स्ट लॉ में। क्लियर? दिस इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इनर्शिया। उसके बाद न्यूटन का जो सेकंड लॉ आता है उस पर हम आते हैं। सेकंड लॉ, न्यूटन का सेकंड लॉ। सेकंड लॉ है जो अभी आप इतनी देर से पढ़ रहे थे, वो सेकंड लॉ है जो मैंने फोर्स के बारे में बताया। ये तो मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा, नहीं हो गया तो एक बार और बता देता हूं मैं। क्या था फर्स्ट लॉ? इसे इनर्शिया का लॉ कहते हैं। इनर्शिया का लॉ ये है कि अगर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, नो एक्सटर्नल फोर्स इज वर्किंग, नो कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स, कोई बाहरी फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वो बॉडी अपनी पोजीशन को मेंटेन करती है। अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी, लेकिन शर्त है कि एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करना चाहिए। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड इनर्शिया। उस बॉडी की ये प्रॉपर्टी इनर्शिया होती है, ऐसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। मैं इनर्शिया का थोड़ा सा एग्जांपल और बता दूं सेकंड लॉ में आने से पहले। आपने देखा होगा कि जब हम किसी भी चलती हुए बस से उतरते हैं, रनिंग बस से उतरते हैं, तो हम जब बस से उतरते हैं तो हमें कुछ देर दौड़ना पड़ता है। क्या दौड़ते हैं? क्या वहां हम रेस लगा रहे हैं तो दौड़ रहे हैं? क्या किसी को पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं? वो हमारी मजबूरी होती है, वी हैव टू रन। क्योंकि जब हम बस के अंदर हैं तो हमारी बॉडी बस के साथ मूविंग कंडीशन में है। अचानक हम बस से उतर गए तो इनर्शिया मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। इनर्शिया बोलेगा आप कैसे जा रहे हो भाई, आपकी इनर्शिया तो पहले बस के साथ जाने की थी। तो कुछ देर आपको इनर्शिया को मेंटेन करना पड़ता है। और इनर्शिया कब खत्म होगा? जब फ्रिक्शन या कोई भी बाहरी फोर्स आपको रोक दे। तो इनर्शिया जल्दी पीछा नहीं छोड़ता, जब तक कि बाहरी फोर्स नहीं लगे तब तक इनर्शिया बॉडी के पास रहती है, याद रखिएगा। और भी इनर्शिया के एग्जांपल्स आएंगे। अब आते हैं न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। तो न्यूटन्स का सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ तो आपको समझ में आ गया होगा, अब मैं आ रहा हूं न्यूटन्स के सेकंड लॉ में। न्यूटन्स का सेकंड लॉ बेटा सुनिएगा ध्यान से। न्यूटन्स का सेकंड लॉ, न्यूटन्स सेकंड लॉ ये क्या है जरा सुनो। ये वही है जो हमने पढ़ाया, फोर्स का डेफिनेशन जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था, दैट इज न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन ने सेकंड लॉ में बताया कि फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जो मैंने शुरू में फोर्स के बारे में समझाया वो न्यूटन्स के सेकंड लॉ से डेफिनेशन आया है।
और इसी को एक्सपैंड करके मैंने क्या बना दिया था, मास इनटू एक्सेलरेशन। दिस इज योर न्यूटन सेकंड लॉ। तो जो स्टार्टिंग में मैंने फोर्स को डिफाइन किया ना, वही न्यूटन का सेकंड लॉ है, याद रखना। तो फर्स्ट लॉ इज द इनर्शिया लॉ, सेकंड लॉ इज द न्यूटन सेकंड लॉ, फोर्स इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, और वी कैन से मास इनटू एक्सेलरेशन। अब हम आएंगे न्यूटन्स के थर्ड लॉ में। न्यूटन्स के थर्ड लॉ में, न्यूटन्स का थर्ड लॉ एवरीबॉडी नोज कि एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल एंड अपोजिट। अगर दो बॉडी एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो उनका जो फोर्स एक दूसरे पे लगाएंगे दे विल बी इक्वल एंड अपोजिट। इसको लोग ऐसे लिखते हैं, सुनना, आप ऐसे लिखोगे F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। ये सामने वाला बंदा समझ जाएगा कि आप न्यूटन का थर्ड लॉ बताना चाह रहे हो। F12 का मतलब ये हो गया बच्चे, फोर्स, देखो कैसे पढ़ते हैं, F12 पहले मैंने कौन सा नंबर लिखा है 1, तो इसका मतलब हो गया फोर्स ऑन 1/2। याद रखना, अगर मैंने बेटा ऐसे लिखा, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूं, ऐसे लिखा तो फोर्स ऑन 1/2, नंबर में जो पहले आता है समझो उस पे फोर्स लग रहा है, जो बाद में आया समझो वो फोर्स लगा रहा है। और इधर का मतलब क्या हो गया, नेगेटिव। F21 को क्या लिखोगे आप, फोर्स ऑन 2/1। माइनस साइन क्या बता रहा है कि दोनों फोर्स जो 1 पे लगा 2 के चलते और जो 2 पे लगा 1 के चलते, वो मैग्नीट्यूड में तो सेम होगा बट डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा। दिस इज न्यूटन्स थर्ड लॉ। क्या थर्ड लॉ है, समझ में आ गया आपको? थर्ड लॉ यही है कि न्यूटन्स का थर्ड लॉ ये है बेटा कि जो फोर्स लगता है किसी भी बॉडी पे, जो बॉडी लगाता है फोर्स, दो बॉडी एक दूसरे पे, वो हमेशा इक्वल एंड अपोजिट होता है। F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो हमारे पास तीनों लॉ समझ में आ गए। पहला लॉ इनर्शिया का, सेकंड लॉ फोर्स का डेफिनेशन, एंड थर्ड लॉ इज व्हाट, दो बॉडीज जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं कांटेक्ट में आने के बाद, तो वो फोर्स एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट लगाते हैं। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स ऑल थ्री लॉज। अब इसके एप्लीकेशंस आएंगे बट ये आपको मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा किया है न्यूटन्स के तीनों लॉ का। अब जब हमने इतना पढ़ लिया तो आप बोलोगे सर छोटे छोटे 2-4 सवाल बता दो फोर्स पे, क्योंकि सर फिजिक्स एक ऐसी चीज है कि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से थोड़ा कम समझ में आता है। मैं मानता हूं, रियली आई एग्री। तो हम इस पे छोटे छोटे 2-4 क्वेश्चंस करते हैं कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। हम तो इस पे बहुत आगे जाएंगे, हम तो आईटी नीट तक पहुंचेंगे, जेई तक पहुंचेंगे, बट अभी शुरुआत है तो कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। सुनिएगा, सबसे पहले जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल, उससे पहले आपको एक बात बता दूं, इक्वेशन ऑफ मोशन हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ा था। इक्वेशन ऑफ मोशन आपको याद है या नहीं याद है, आई डोंट नो, मैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। जब भी कोई भी बॉडी मूव करती है फिजिक्स में, मोशन में होती है, तो कुछ फॉर्मूला हमें हमेशा अपने ब्रेन में रखना पड़ता है, तभी हम काम कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। पहला फॉर्मूला आपने शायद सुना है या नहीं सुना है, मैं दोबारा बता दूं। पहला फॉर्मूला है v इज इक्वल टू u प्लस at, और माइनस भी लगाते हैं। u का मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी, कोई बॉडी चल रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी, और a फॉर एक्सेलरेशन। और जब एक्सेलरेशन आएगा कहां से आएगा, फोर्स से आएगा। जब एक्सेलरेशन आएगा तो उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, तो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी एंड दिस इज योर टाइम। तो ये फॉर्मूला कब इस्तेमाल होता है, जब हमें इनिशियल वेलोसिटी पता है, एक्सेलरेशन पता है, और कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन के कारण नई जो वेलोसिटी आएगी, चेंज वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी आएगी, वो निकालने का फॉर्मूला जरूरत पड़ेगी। सेकंड, फिर v निकालने का फॉर्मूला अगेन, बट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और माइनस भी लगता है। प्लस कब, जब एक्सेलरेशन है, माइनस कब, जब रिटार्डेशन हो, क्योंकि फोर्स एक्सेलरेट भी करता है और ब्रेक भी लगाता है, रिटार्डेशन भी है। फोर्स स्पीड को, वेलोसिटी को बढ़ाता भी है, घटाता भी है। तो जब लगेगा सवाल में कि वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग तो आप माइनस साइन लोगे, लगेगा वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग तो प्लस साइन लोगे। फॉर्मूला ये भी v का, ये भी v का। फर्क ये कब, जब व्हेन यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन यू हैव एक्सेलरेशन, और कुछ टाइम के बाद निकालनी है। ये वाला फॉर्मूला कब, व्हेन यू हैव इनिशियल वेलोसिटी, व्हेन यू हैव एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद निकालनी है। तो दोनों फॉर्मूले तो फाइनल वेलोसिटी ही निकालने के हैं, इस बात का ध्यान रखना बेटा। दोनों फॉर्मूला आपका फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। ये थोड़ा सा मैं दोबारा लिख दूं
अच्छे से लिख दूं ताकि आपको क्लियर रहे, ये बात का ध्यान रखना। दोनों फॉर्मूले आपके फाइनल वेलोसिटी निकालने का है। याद रखना ये कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होगा, कुछ टाइम के बाद पता करनी है फाइनल वेलोसिटी। ये फॉर्मूला कब यूज करेंगे, जब हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, एक्सेलरेशन रिटार्डेशन होगा और कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। ये है कॉन्सेप्ट कि दोनों फॉर्मूले फाइनल वेलोसिटी का ही होगा। टाइम तो देकर पूछे तो ये और डिस्टेंस देकर पूछे तो ये। थर्ड एंड लास्ट फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो डिस्टेंस निकालने का है, ut प्लस माइनस हाफ at स्क्वायर। ये कब, जब बॉडी के पास फोर्स आ लगा, एक्सेलरेशन आया और कुछ टाइम के बाद आपने डिस्टेंस पता करना है कि कितनी डिस्टेंस बॉडी ने कवर की, तब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा, अदरवाइज नहीं यूज करूंगा। तो ये तीनों फॉर्मूले बहुत जरूरत होते हैं, बहुत जरूरी है उस तरह के सवाल में जहां पर बॉडी मूव कर रही है बाय द फोर्स, बाय द एक्सेलरेशन और वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, फाइनल वेलोसिटी अलग है, इनिशियल वेलोसिटी अलग है, डिस्टेंस निकालना है, ये सब फॉर्मूला यूज करते हैं। ये फॉर्मूले की जरूरत है। जैसे अब आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल करा दूं। जैसे बच्चे ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ऑलवेज, कभी नहीं भूलना है। जैसे मान लो एक छोटा सा एग्जांपल है, एक क्वेश्चन आया कि एक बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से चल रही है। जस्ट एग्जांपल, इनिशियल वेलोसिटी इज 5 मीटर पर सेकेंड, यू फॉर इनिशियल वेलोसिटी, इट इज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड। देन आफ्टर टाइम 2 सेकेंड बॉडी स्टॉप, बॉडी रुक गई, चलते चलते रुक गई, बॉडी स्टॉप। तो जब मैंने स्टॉप बोल दिया तो v इक्वल टू 0। ये याद रखना, अगर फिजिक्स में बोले कि बॉडी इज मूविंग बट सडनली स्टॉप, बॉडी रुक गई, स्टॉप, याद रखना स्टॉप, फाइनल वेलोसिटी 0। और उस बॉडी का मास 3 kg है। क्या क्या गिवन है, द बॉडी वॉज मूविंग विद 5 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड चलने के बाद बॉडी स्टॉप, स्टॉप, v0, फाइनल वेलोसिटी 0। रुकने का मतलब नॉट v0। और बॉडी का मास क्या है, 3 kg। पूछा क्या है, पूछा है फाइंड रिटार्डिंग फोर्स। फाइंड रिटार्डिंग फोर्स। रिटार्डिंग क्यों, क्योंकि बॉडी जब रुक गई है तो रिटार्डिंग ही फोर्स पूछेगा। फोर्स एक्सेलरेटिंग तो है नहीं, रोकने वाला है। स्टार्ट, चलो करते हैं। सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करोगे, बोलोगे सर क्यों ना हम ये फॉर्मूला यूज करें, आपने जो पढ़ाया था पहला वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, v इजिकल टू u माइनस at। माइनस क्यों, क्योंकि रिटार्डिंग फोर्स। माइनस क्यों, गाड़ी रुक गई। माइनस क्यों, फोर्स रोकने वाला है, रिटार्डेशन है, स्टॉप है, ऑब्वियसली माइनस रिटार्डेशन माइनस। चलो v इजिकल टू 0, u इजिकल टू 5, a नहीं पता, टाइम आफ्टर 2 सेकेंड क्या आ गया बेटा, 5 इजिकल टू 2a। यहां से क्या आ गया, a इजिकल टू 5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन। आ गया, a आ गया। हमसे a नहीं पूछा गया है, हमसे फोर्स पूछा गया है। अभी न्यूटन ने क्या बताया सेकेंड लॉ में, कि फोर्स निकालने का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। बस ये आप निकाल चुके हो। मास गिवन है, क्या हो गया फोर्स बताएं, 3 × 5/2, दैट इज योर 15/2। और फोर्स की यूनिट न्यूटन के नाम पर रखी गई है, न्यूटन। फिनिश, जस्ट सिंपल क्वेश्चन, एकदम बच्चों वाला, कुछ नहीं था। इनिशियल वेलोसिटी वाज गिवन, 2 सेकंड के बाद बॉडी स्टॉप, चलना रुक गई, v0, बॉडी का मास 3 kg। पूछा था रिटार्डिंग फोर्स, पहले मैंने क्या किया, ए पता किया। ए फॉर व्हाट, एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, रिटार्डेशन। क्यों, क्योंकि यहां गाड़ी रुक रही है, रोक रहा है फोर्स। फॉर्मूला में से इन्हीं में से कोई यूज कर लो, मैंने पहला यूज किया। क्यों, बिकॉज टाइम वाज गिवन, सो दैट्स फॉर्मूला इज सुटेबल फॉर मी एंड यू ऑल्सो। माइनस लो, v0 रखो, u गिवन रखो, u गिवन, a t2 v0, a की वैल्यू आ गई। a की वैल्यू आ गई, फट से फोर्स निकालना है। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट्स ऑल। जस्ट सिंपल क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कराया। अब हम देखेंगे इस पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आप ध्यान से देखना, थोड़ा मैं इरेज कर दूं, जो हो गया है इसको इरेज कर दूं। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो मेरे पास नोट्स भी अवेलेबल हैं। मैं व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, अगर आपको चाहिए होगा इनका नोट्स तो आप मुझसे नोट्स ले सकते हो। फॉर्मूला मैंने नहीं हटाया है क्योंकि अभी जरूरत पड़ेगी, दैट्स वाई। अब बच्चे, जैसे एक सिंपल क्वेश्चन जब चल ही रहा है
तो एक छोटा सा सवाल इस पे भी और करा देते हैं, दैट्स इट। जैसे मान लो एक क्वेश्चन आया फोर्स पे ही, सुनेंगे आप कि एक बॉडी है, एक थोड़ा सा अच्छा सवाल कराऊंगा, एक सिंपल सा सवाल लेकिन अच्छा है, मेरे को अच्छा लगता है, आपको भी अच्छा लगेगा। फोर्स, एक सवाल ये है कि एक बॉडी है जिसका मास वेरिएबल है। बोलोगे सर ये समझ में नहीं आया, हमने आज तक मास का वेरिएशन तो सुना ही नहीं है, मास कैसे वेरी कर रहा है? करेगा। कभी कभी ऐसा होता है, जरा सुनो आप, एक बॉडी चल रही है, ठीक है, हवा में जा रही है, एक बड़ा सा पीस जा रहा है, अचानक एयर रेजिस्टेंस से उसके दो टुकड़े हो गए, एक टुकड़ा उधर चला गया, एक टुकड़ा उधर चला गया, मास चेंज हो गया। तो एक छोटा सा सवाल कराते हैं, एक बॉडी चल रही है, एयर में चल रही है, सरफेस पे चल रही है, अचानक उसके मास में चेंजेस आ रहे हैं। जब वो चल रहा है तो उसके छोटे छोटे पीसेस टूट रहे हैं, निकल रहे हैं, छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं, धीरे धीरे मास कम हो रहा है। और जो मास कम हो रहा है, सुनना, तो मास का रेट ऑफ चेंज गिवन है। देखो ध्यान से सुनना, मास नहीं गिवन है, मास जिस रेट से निकल रहा है, कम हो रहा है, मास के पीसेस अलग हो रहे हैं, उसका रेट, वंस अगेन रेट कैसे होता है? चेंज ऑफ मास, रेट निकालने के लिए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, किसी चीज का रेट निकालना है, उसके चेंज को टाइम के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, देखा जाता है। दैट इज गिवन 5 kg पर सेकेंड, 5 kg पर सेकेंड, राइट। और वो जो बॉडी है वो चल रही है 10-18 किलोमीटर पर आवर से। तो ये भी ध्यान रखना है, कभी कभी किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे देता है, लेकिन आपको लेना होता है मीटर पर सेकंड में। जैसे यहाँ सेकंड है और यहाँ आर है, यूनिट का मैच होना बेहद जरूरी है। तो इसे क्या करोगे आप, पहले 18 किलोमीटर पर आवर को सीधे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये सब चीजें हमने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया है, उसकी वीडियो आप जरूर देखना। 18 कैंसिल, v की वैल्यू भी आ गई 5 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलना है तो सीधे 5/18 से डायरेक्ट मल्टीप्लाई। आपने क्या निकालना था? वो फोर्स। क्या पूछा था? फाइंड फोर्स। क्या पूछा था बेटा? फाइंड फोर्स। कौन सा फोर्स? वो फोर्स जिसके कारण ये मास धीरे धीरे चेंज हो रहा है, बॉडीज के पीसेस टूट रहे हैं या बॉडीज के मास में चेंज आ रहा है। तो बोलोगे सर एक बात बताओ, आपने मुझे फॉर्मूला पढ़ाया था, अब इसकी जरूरत है नहीं तो इसको मैं हटा देता हूं, अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, ठीक है। ये फॉर्मूला आप हमेशा, लेकिन जरूरत हो लेकिन आपको हमेशा याद रखना है। अब बोलोगे सर आपने फोर्स पूछा है, तो एक काम करते हैं बेटा, फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले ध्यान से सुनना। क्या मैंने पढ़ाया था फोर्स का फॉर्मूला न्यूटन के अकॉर्डिंग? रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, dp/dt। एक तो मास इनटू एक्सेलरेशन था, लेकिन स्टार्ट इससे हुआ था, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। p को फिर मैं क्या लिखता था, आपको पता होना चाहिए, मास इनटू वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। f क्या बाहर आ गया? v बाहर आ गया। यहां v क्यों बाहर आएगा? चेंज में जो कांस्टेंट चीजें होती है वो बाहर आता है। इस सवाल में मास इज चेंजिंग, वेलोसिटी इज फिक्स, तो किसे मैं बाहर करूंगा? v को बाहर करूंगा। जिसमें चेंज नहीं आ रहा है वो बाहर होगा। क्या आ गया ब्रैकेट में? चेंज इन मान विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बस आंसर आपके पास है। v इज व्हाट इज v? v इज 5 मीटर पर सेकेंड एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ मास इज 5। द आंसर इज 25 न्यूटन। यही वो फोर्स है जिसके कारण उस बॉडी के मास में चेंजेस आ रहे हैं, मासेस धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो ये नहीं होता कि फोर्स के फॉर्मूले में हमेशा मास कांस्टेंट होगा। कभी ऐसा भी सवाल आएगा बेटा जिसमें मास वेरिएबल होगा, v फिक्स होगा। तो इस कॉन्सेप्ट को भी आपको समझना है। आपके बुक्स में ऐसे क्वेश्चंस कम होते हैं, बट कंपटीशन में ये कॉन्सेप्ट का यूज है, तभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। तो ये सब जो आप देख रहे हो, किसके बारे में देख रहे हो? फोर्स के बारे में देख रहे हो। फोर्स के फॉर्मूले को आप देख रहे हो। आप देख रहे हो कि फोर्स क्या चीज है, फोर्स पे कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो देख रहे हो। और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। मैं थोड़ा सा और एक का क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूं ताकि कम से कम फोर्स का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। देन नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर टाइप्स ऑफ फोर्सेज में आऊंगा। एक एग्जाम्पल फोर्स का और हम देखते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल और देखते हैं। क्वेश्चन ये आया कि एक बॉडी पे दो फोर्सेस लग रहे हैं। सुनना, एक फोर्स हॉरिजॉन्टल फोर्स है 8 न्यूटन का, दूसरा फोर्स वर्टिकल फोर्स है
6 न्यूटन का। क्वेश्चन में दिया हुआ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। द टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक हॉरिजॉन्टल फोर्स, एक वर्टिकल फोर्स, एक एक्स एक्सिस में लग रहा है, एक वाई एक्सिस में लग रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पे हैं। ध्यान से सुनना मेरी बात को, इट्स गुड क्वेश्चन। आपसे पूछा है अगर उस बॉडी का जो मास है जिस पे ये फोर्स लगा है वो 5 kg का है, मतलब एक बॉडी का मास है, ऐसे आप समझाऊं, एक बॉडी है, उसको एक बंदा इधर खींच रहा है, एक बंदा ऊपर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है चल भाई तू, एक इधर खींच रहा है चल भाई तू, दोनों उलझे पड़े हैं, बोला तू चल तो तू चल। तो हमें बताना यह है कि आप ये बताएं कि वो बॉडी आफ्टर t = 2 सेकेंड कितना डिस्टेंस कवर करेगी। और यह भी बोला है कि ये जो बॉडी है, साफ लिखा है, स्टार्ट, देखो लैंग्वेज सुनना, टू मूव फ्रॉम रेस्ट। ये बॉडी रेस्ट से चलना स्टार्ट हुई है, समझो आप, रेस्ट से। तो एक बात ध्यान रखना, अगर कभी भी बोले ना कि बॉडी रेस्ट से चली है, स्टार्टिंग वो रेस्ट में थी, तो एक बात ध्यान रखना बेटा, u = 0, और बोले बॉडी चलते चलते स्टॉप तो v = 0। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट तो u = 0, बॉडी स्टॉप तो v = 0। यही तो फिजिक्स है, यही फिजिक्स है जो आप पढ़ रहे हो। कॉन्सेप्ट क्लियर करो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जरा इसको हम देखते हैं सॉल्यूशन में। आपको मैं थोड़ा बताऊं, सॉल्यूशन में सबसे पहले आप मेरी बात को ध्यान से सुनो। ये वेक्टर में पढ़ना है, वेक्टर में पढ़ना था, वेक्टर के रूल्स आपको याद रखने हैं, चैप्टर 4 पिछले चैप्टर्स के। नहीं याद है तो मैं हर कुछ याद कराऊंगा, क्योंकि मैं कुछ भी टॉपिक को मिस नहीं करूंगा। मुझे पता है कि कुछ पीछे के कॉन्सेप्ट बच्चे भूल जाते हैं, जब जब वो कॉन्सेप्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा, आप टेंशन ना लें। फिजिक्स में कोई भी अगर दो चीज एक तरफ हो, जैसे मान लो कोई भी दो P है Q है, वेक्टर कहते हैं इसे, जिसकी डायरेक्शन होती है वेक्टर कहते हैं। वेक्टर, फोर्स भी वेक्टर है, दुनिया की हर वो चीज जिसकी डायरेक्शन है वो वेक्टर है, वेक्टर कहते हैं। 4th चैप्टर में पढ़ना था। अगर आपके पास दो वेक्टर है, ऊपर एरो लगा दें, और एक तरफ है, तो अगर आपको रिजल्टेंट पता करना है तो फॉर्मूला लेना P + Q, सीधे ऐड कर देना। आई एम सॉरी, सीधे आपको वैल्यू ऐड करनी है, आई मीन टू से आपको सीधे उसकी वैल्यू जो है ना वो ऐड कर देनी है बेटा, सीधे आपको उसकी वैल्यू ऐड कर देनी है। मतलब कि नो नीड टू वरी, सीधे रिजल्टेंट निकालना है तो सीधे बेटा P + Q। मैं ऊपर एरो नहीं लिख रहा ना, सिर्फ मैग्नीट्यूड लेना है। मतलब अगर दो डायरेक्शन वाली चीज, दो डायरेक्शन वाली चीज, फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम एक तरफ हो और उसका नेट वैल्यू R4 रिजल्टेंट पता करना है P+, डायरेक्ट ऐड। लेकिन अगर वो दो वेक्टर यही P और Q अपोजिट डायरेक्शन में हो, अपोजिट ऐसे हो या अपोजिट ऐसे हो, किसी भी तरह अपोजिट हो, अपोजिट ऐसे भी होते हैं और अपोजिट ऐसे भी होते हैं, तो वहां पे अगर आपको रिजल्ट पता करना है तो P - Q या फिर Q - P, वो डिपेंड करेगा कि कौन सा वेक्टर बड़ा है। P बड़ा है तो P - Q, Q बड़ा है तो Q - P। और अगर आपको लगता है, मेरी बात को ध्यान से सुनो जो मैं पढ़ा रहा हूं, अगर आपको लगता है बेटा, अगर आपको लगता है कि नहीं वो दोनों वेक्टर जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, वो दोनों कोई भी वेक्टर P और Q अगर वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, जैसे P एंड Q, तो वहां पे अगर आपको रिजल्ट पता करना है तो वहां पे नो नीड टू वरी, √P² + Q²। वेक्टर जब मैं बोल रहा हूं तो समझ रहे हो, हर वो चीज जिसकी डायरेक्शन है, P और Q दो फोर्स हो सकते हैं, P और Q दो वेलोसिटी हो सकते हैं, दो मोमेंटम, दुनिया के कोई भी दो वेक्टर अगर एक तरफ है तो रिजल्टेंट ऐड करके डायरेक्ट ऐड करो, वही मेन नेट वैल्यू है। अपोजिट है तो माइनस करो, वैल्यू जो बड़ी है उसको पहले रखो, छोटे वाले को माइनस करो। और अगर परपेंडिकुलर है तो रिजल्टेंट निकालने के लिए डायरेक्ट √ पहले वैल्यू का स्क्वायर प्लस दूसरे वैल्यू का स्क्वायर, जो कि इस सवाल में परपेंडिकुलर है। इसका मतलब नेट फोर्स इसी से पता करूंगा मैं। और अगर आपको लगता है नहीं वो परपेंडिकुलर नहीं है, वो अगर लगे आपको कि नहीं सर वो परपेंडिकुलर नहीं है, थोड़ा सा मैं परपेंडिकुलर नहीं है सर, वो दोनों एक एंगल पे हैं, वो दोनों एक एंगल पे हैं, एक तरफ नहीं है सर, अपोजिट नहीं है सर, 90 डिग्री पे नहीं है सर,
पर आपस में एंगल पे हैं तो भी परेशान नहीं होना। फॉर्मूला आप लोगे अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p q cos थीटा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको मैं बता दूं पूरी फिजिक्स में काम आएंगे। फिर मुझे मत बोलना सर आपने नहीं बताया था। ये फॉर्मूले मत भूलना अंत तक, होल फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में 90% चीजों के पास डायरेक्शन होता है। दो डायरेक्शन वाली चीज, एक तरफ डायरेक्ट रिजल्ट पता करना है, रिजल्टेंट वैल्यू ऐड, अपोजिट सब्ट्रैक्ट, 90 डिग्री अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, और किसी एंगल पे है तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं सॉल्यूशन पे। तो बोलोगे सर आपने इसमें टाइम वेस्ट किया। टाइम वेस्ट नहीं किया, आपको सिखाया, जरूरत पड़ेगी हर जगह। तो अब बताओ, यहां पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। तो पहले दो फोर्स लग रहे हो और आगे क्या निकालना है वो बात की बात है, पहले इसका नेट फोर्स पता करेंगे। नेट इस सवाल में हमारे नेट, तो अब आप बताएं। नेट का मतलब वही होता है रिजल्टेंट। साफ मैंने बताया, जब भी दो डायरेक्शन वाली चीज परपेंडिकुलर हो तो नेट निकलता है अंडर रूट फर्स्ट वेक्टर का स्क्वायर प्लस सेकंड वेक्टर। वेक्टर का मतलब वही चीज, क्वांटिटी। तो यहां पे क्या हो जाएगा, जवाब दो बेटा, f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर। f1 की वैल्यू कितनी है 8 स्क्वायर प्लस f2 की वैल्यू 6 स्क्वायर। मुझे लगता है इतने तो आप तेज हो। 64 प्लस 36 इज व्हाट 100 एंड 100 का रूट 10। सो दिस इज द नेट फोर्स। नेट को मैं रिजल्टेंट जो बोलता था, ये आ गया नेट फोर्स। आपने नेट फोर्स नहीं निकालना, ये फॉर्मूला याद रखना, मैं इसको अब हटाने जा रहा हूं। इस फॉर्मूले को लर्न रखना हमेशा बेटा। तो अब क्या करोगे, आपका ये निकल गया नेट फोर्स। दिस इज योर नेट फोर्स। मैं इसको हटा दे रहा हूं, आप याद रखना। हमें नेट फोर्स नहीं निकालना, अब हमें क्या निकालना है कि कितना वो डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, फोर्स आ गया। अब इस सवाल में ना F1 का रोल है ना F2 का रोल है, नेट फोर्स का रोल है। जब एक से ज्यादा फोर्स आ जाए पहले नेट फोर्स, अगर ये एक तरफ होता ऐड करके नेट फोर्स, अपोजिट होता माइनस करके नेट फोर्स, एंगल पे होता रूट वाला फॉर्मूला जो भी लिखा था मैंने। पहला काम नेट फोर्स याद रखना। उसके बाद देखना फिर क्या करेंगे। अब आ जाओ इस सवाल में, U क्या गिवन है 0। कैसे गिवन नहीं है, उसने बोला बॉडी एट रेस्ट मतलब U 0। ठीक है, फोर्स पता है, कितना नेट फोर्स आ गया 10 न्यूटन। अब आप क्या करो, फोर्स से एक्सेलरेशन निकालो। मैंने पढ़ाया था फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास। न्यूटन्स लॉ वही, फोर्स इज इक्वल टू ए में तो ए इज इक्वल टू कितना आया नेट फोर्स 10 न्यूटन। क्या बॉडी का मास है 5। दिस इज योर 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ गया। लेकिन हमसे ए नहीं पूछा है, पहले हमने फोर्स निकाला, फोर्स के बाद एक्सेलरेशन निकाला। हमसे क्या पूछा गया है, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया। मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था डिस्टेंस निकालने का। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन में 3 फॉर्मूले बताए थे ना, थोड़ा वीडियो बैक करके देखना। 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे बेटा, तो उसमें से फॉर्मूला ये वाला था, याद करो। S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। U क्या लेना है 0, तो S इज इक्वल टू हाफ at स्क्वायर। अब आप ही बताएं, हाफ ए आपके पास है एक्सेलरेशन, 2 कितने टाइम के बाद निकालना है बच्चों, ये भी 2, तो 2 का स्क्वायर। आंसर इज 2 से 2 कैंसिल, 2 2 जा 4, आंसर इज 4 मीटर। कि सर वो बॉडी इस सवाल में 2 सेकंड के बाद 4 मीटर ट्रेवल करेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट। तो आपने देखा कि इक्वेशन ऑफ मोशन याद रखना है तीनों। आपने देखा कि कोई भी दो वेक्टर जब मेरे मुंह से निकलता है तो समझ लो डायरेक्शन वाली चीज, एक तरफ हो नेट प्लस में, अपोजिट हो माइनस में, परपेंडिकुलर हो अंडर रूट पहले का स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर, एंगल पे हो तो फॉर्मूला। सबकी जरूरत है। सवाल मैंने कराया न्यूटन्स के लॉ पे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पहले फोर्स फिर एक्सेलरेशन, फिर आप लॉज ऑफ जो इक्वेशंस हैं उसको यूज करके डिस्टेंस टाइम जो भी पूछे निकाल दो। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं। मुझे लगा होगा कि कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होंगे आपके। अगर आपको लगता है कि हाँ और क्वेश्चंस करने हैं तो आप प्रैक्टिस करो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप तो मैंने बेसिक लेवल के बताए हैं। नेक्स्ट वीडियोस में मैं बहुत अच्छे और क्वेश्चंस कराऊंगा और आपको भी मेहनत करनी है, क्वेश्चंस के पैटर्न सीखने हैं, अच्छे से सीखने हैं।
बहुत सारे क्वेश्चंस कराऊंगा, अभी तो शुरुआत है, अब तो मैंने पहली क्लास इसकी स्टार्ट की है इस चैप्टर की, और जहाँ जहाँ आपको ज़रूरत पड़ेगा कॉन्सेप्ट का वो मैं बताते जाऊँगा, राइट। तो आई थिंक आप नेक्स्ट वीडियोज़ में आएँ, नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, आज इस कॉन्सेप्ट को, वीडियोज़ को देखें, और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, आपको लगता है कि मुझे इनके नोट्स चाहिए सर, तो एक मैं अपना नंबर दे देता हूँ, आप मेरे को व्हाट्सअप करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। माई नंबर इज़ 9717252253। आप मेरे को व्हाट्सअप करें, मैं आई विल ट्राई टू मैं इसके रिटर्न नोट्स आपको प्रोवाइड करूँ। ओके बच्चे, थैंक यू वेरी मच।